अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। लास्ट लेक्चर से हमने इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इस चैप्टर को स्टार्ट किया। लास्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड कुछ इस्तिलाहात को हमने देखा, जिसमें हमने जेनेटिक्स, वेरिएशन, फैक्टर, जीन, उसके बाद फिनोटाइप, जीनोटाइप, इस तरह की बहुत सारे इस्तिलाहात को देखा जो इस चैप्टर के बाकी हिस्से में बार बार रिपीट होने वाली हैं। और मेंडल के जो कानून हैं, वो मेंडल के कानून किस तरह से होते हैं उसका थोड़ा सा तारुफी हिस्सा, उसने जो मटर के पौधे पे तजुर्बात की है, वो मटर के पौधे में मौजूद 7 मुतबादिल खुसूसियात की जोड़ियाँ, ये सारी चीज़ों को हमने पढ़ा है। अभी आज मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड मोनोहाइब्रिड रेशो, एक मखलूती इख्तिलात और एक मखलूती तनासुब, कुछ जगह इसे एक सिफती इख्तिलात कहा जाता है, एक सिफती तनासुब कहते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस, गालिब आने का या गलबियत का कानून। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अलायदगी का कानून। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, गैर मुकम्मल गालिब। और को डोमिनेंस, हम गलबियत। इतनी सारी चीज़ें हमको पढ़ना है। तो पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड रेशो, अगर ये समझ में आ जाता है तो ये बाकी की चीज़ें समझना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ये सब कुछ इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड रेशो के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर वो समझ में आ जाए तो बाकी के सवालात लिखना बहुत आसान होता है, बहुत ही इजीली आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो पहले आपको ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड रेशो मैं समझाता हूँ आपको। आप साथ ही साथ इसको नोट डाउन कर लेना, अपने खुद के नोट्स बना लेना। मैं पीडीएफ की शक्ल में नोट्स भी आपको डालूँगा और अपने खुद के नोट्स उसके साथ आप उसको ये कर सकते, कंपेयर कर सकते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड मोनोहाइब्रिड रेशो। अब पहले इसे शुरू करने से पहले सब लोग ये समझ लीजिए कि इसमें 4 चीज़ों को हमको समझना है। एक, इसका स्टेटमेंट, यानी ये जो लॉ है मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है, इसका स्टेटमेंट जो है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप इसको डेफिनेशन कह सकते हैं। दूसरी चीज़, इसका एग्जाम्पल, इसकी मिसाल आपको समझना है। तीसरी चीज़, इस एग्जाम्पल के एतबार से इसकी वजाहत करना है, एक्सप्लेनेशन। और फिर जाकर इसका हमको रेशो निकालना है, इसका तनासुब निकालना है। ठीक है, तो पहले इसका जो स्टेटमेंट है वो आप लोग समझ लीजिए। क्या स्टेटमेंट होगा इसका? मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसे कहेंगे? इस तरह का क्रॉस या इस तरह का इख्तिलात जो 2 पौधों के दरमियान किया जा रहा हो या 2 जानदारों के दरमियान किया जा रहा हो, जो किसी एक खुसूसियात की मुतबादिल शक्ल है, यानी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जानदार जो सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लेकर एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट है, एक दूसरे से अलग है। समझ में आया? और उनके दरमियान किया जाने वाला क्रॉस, उसको अपन मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। और उनसे हासिल होने वाला, यानी इस क्रॉस से हासिल होने वाले जो F2 जनरेशन, मैंने पढ़ा था आपको, F1 जनरेशन किसे कहते हैं, F2 जनरेशन किसे कहते हैं, यहाँ दोबारा रिपीट हो जाएगा। तो F2 जनरेशन के जो जानदार होंगे, उनका रेशो, उनका तनासुब मोनोहाइब्रिड रेशो कहलाता है। अब ये थोड़ा सा मैंने आपको स्टेटमेंट बताया तो इतना ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जब हम एग्जाम्पल लिखेंगे तो एग्जाम्पल के ऊपर ये तीनों चीज़ें बहुत आसानी से आपके समझ में आ जाएंगी। तो पहले यह एग्जाम्पल हम लिखते हैं और फिर इसे समझना बहुत आसान आपको हो जाएगा। चलिए, यहाँ एग्जाम्पल में सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ 2 प्लांट्स लेना है। पहला, एक प्लांट यहाँ हम ले रहे हैं टॉल, यानी इसके तने की लंबाई ज़्यादा होगी। दूसरा प्लांट यहाँ हम ले रहे हैं डॉर्फ, जिसकी लंबाई कम होगी, यानी एक ऊंचे कद का होगा, एक जो है तो पश्च कद का होगा। अभी जो 2 पौधे हैं, एक टॉल और डॉर्फ, इन 2 पौधों के जो हम गैमेट्स लेंगे, इस गैमेट्स में टॉल के लिए कैपिटल टी, यहाँ डॉर्फ के लिए स्मॉल टी। ठीक है, इस 2 के दरमियान हम क्रॉस कर रहे हैं। इन पौधों को हम पेरेंट्स कहेंगे। ये पूरा लिखना आप लोगों ने, ठीक है? यहाँ कम स्पेस होने से आपको एडजस्ट करना होगा उसको। ये पौधे पेरेंट्स हो गए। इसे यहाँ पर
बताना है हमको ये एक पौधा ये मेल होगा, एक पौधा ये फीमेल होगा, ये इसके सिम्बल्स आप इसको बता दीजिए, ठीक है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एक पौधा मेल एक पौधा फीमेल ले रहे हैं, एक टॉल होगा एक डॉर्फ होगा, दोनों के दरमियान हम क्रॉस कर रहे हैं, दोनों को वालिदैन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहाँ हम दोनों को क्रॉस कर रहे हैं। हमारे इस मोनोहाइब्रिड के स्टेटमेंट में क्या कहा गया, ये कहा गया है कि दो पौधे हैं, दो एक दूसरे की मुतबादिल शक्लें। देखिए खुसूसियात एक ही है, सिंगल वन कैरेक्टर्स। क्या क्या कैरेक्टर है, तने की लंबाई या पौधे की लंबाई मीन्स लेंथ ऑफ स्टेम, ये एक कैरेक्टर है। लेकिन एक का कद ज़्यादा है, बड़ा है, यानी एक टॉल है, दूसरा कद छोटा है यानी डॉर्फ है। मतलब खुसूसियात तो एक ही है, तने की लंबाई, लेकिन ये दो खुसूसियात एक दूसरे की क्या होगी, मुतबादिल शक्ल होगी, एक दूसरे की अल्टरनेटिव होगी, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हम उसे कहते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे की कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। मतलब ये हुआ कि जब हम ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन या स्टेटमेंट समझेंगे, ये एग्जाम्पल से मैंने आपको कहा था बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। तो पहले इसको समझ लीजिए कि एक पौधा टॉल एक पौधा डॉर्फ है, तो दो पौधे हैं, ये दो पौधे एक दूसरे की एक खुसूसियात को लेकर, एक खुसूसियात है क्या है, पौधे की लंबाई, इसको लेकर एक दूसरे की मुतबादिल शक्ल है। तब इस क्रॉस को, ये जो क्रॉस हो रहा है, इसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन हमारे समझ में आ जाएगी, क्या ऐसा क्रॉस जिसमें दो पौधे एक खुसूसियात को लेकर यानी सिंगल कैरेक्टर्स को लेकर कॉन्ट्रास्टिंग हो, एक दूसरे के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर अगर है, तब इस क्रॉस को हम कह रहे हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। चलिए ये तो समझ में आ गया। अब क्या होगा, ये जो पौधे है, इस पौधे के जो गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल टी है तो सिंपल सी चीज़ है, ये दो हिस्से में बढ़ जाएंगे, यहाँ कैपिटल टी होगा, यहाँ कैपिटल टी होगा, यहाँ पर स्मॉल टी होगा, यहाँ पर स्मॉल टी होगा। लेकिन याद रखिए अगर दोनों गैमेट्स एक जैसे आते हो, जैसे यहाँ कैपिटल टी एक जैसा है, स्मॉल टी एक जैसा है, इसको कितने भी बार लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे अच्छा इसको अगर एक ही बार हम लिखते हैं, मीनिंग एक ही होगा, क्योंकि एक जैसे गैमेट्स है, तो यहाँ पर इसके गैमेट्स ऐसा अगर लिख सकते हैं कि कैपिटल टी हो गए, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, इसको एक बार लिख सकते हैं हम। इसको हम स्मॉल टी लिख सकते हैं, समझ में आ गया। यानी इसके जो गैमेट्स है, ये इसके कैपिटल टी वाले टी है कैपिटल, इसका स्मॉल टी है, और ये गैमेट्स मिलकर, यानी इसे हम गैमेट्स कहेंगे। इसके जवाज़े तैयार हुए, ये गैमेट्स, ठीक है, ये यहाँ लिख रहा हूँ, ये पेरेंट्स है, इसको आप पूरा लिख लीजिए। अब ये दोनों गैमेट्स मिलकर जो यहाँ पे पौधे तैयार हो गए, इस पौधे में दोनों गैमेट्स ट्रांसफ़र हो गए, मुंतकिल हो गए, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ओके। और जब ये ट्रांसफ़र हो गए तो ये जो पौधे हो गए, ये पौधे सभी के सभी टॉल हो गए। क्या हो गए, ये सभी के सभी टॉल हो गए। और इस पौधों को कहा जाता है F1 जनरेशन। क्या कहते हैं इसको, F1 जनरेशन, पहला जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक का जो है, इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे, यानी जब दो पौधों के दरमियान क्रॉस किया जा रहा है जो किसी एक खुसूसियात की मुतबादिल शक्ल है, एक टॉल एक डॉर्फ है, इस क्रॉस को हम कह रहे हैं F1 जनरेशन। लेकिन आगे हमको ये बढ़ना है कि इस क्रॉस से, यानी ये तो क्रॉस हुआ, इस क्रॉस से हासिल होने वाले F2 जनरेशन, किसका, F2 जनरेशन के पौधों का तनासुब मोनोहाइब्रिड रेशियो कहलाएगा। हमको रेशियो किसका निकालना है, F2 जनरेशन का, F1 का नहीं। अभी हम यहाँ F1 तक है, तो F2 अब कैसे मिलेगा, F2 हमें ऐसे मिलेगा हमको कि जब ये बाद में मैं लिखता हूँ, यहाँ एग्जाम्पल तक रखते हैं क्योंकि यहाँ बाद में एक 1 बाय 1 समझाते चलेंगे। चलिए, तो यहाँ F2 जनरेशन जब हमको करना है यहाँ पर, तो याद रखिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये F1 के जो पौधे हैं इसका आपस में क्रॉस करना पड़ेगा, यानी F1 के पौधों को क्या करना पड़ेगा, पेरेंट्स के तौर पर यूज़ करना पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ से मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे ये पौधा F1 का कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ क्रॉस विथ कैपिटल टी स्मॉल टी, करेक्ट, समझ में आ गया। ये है मेल, ये फीमेल, ये पौधा भी टॉल है, ये पौधा भी टॉल है, ठीक, समझ में आ गया। लेकिन देखिए ये भी टॉल है, ये भी टॉल है। मैंने कल पीरियड में आपको समझाया था कि अगर दोनों गैमेट्स एक जैसे हो तो उसको हमने प्योर कहा था, और अगर अलग अलग है तो उसको क्या कहा था, हेटेरोगैमेटिक। क्या कहा था उसको, हेटेरोगैमेटिक, यानी हेटेरो यानी अलग अलग, मुख्तलिफ, इसमें दो गैमेट्स है। इसको अपन हाइब्रिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हाइब्रिड। तो याद रखिए ये जो पौधा है ये कैसा है, हाइब्रिड है। तो मतलब ये दोनों भी टॉल है लेकिन कैसे है, हाइब्रिड है। और ये जो टॉल है, ये टॉल कैसा है, प्योर है। समझ में आ गया, दोनों में ये फ़र्क है, याद रखिए। अब जब इसको हम पेरेंट्स के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, हम मुख्तसर में लिख रहा हूँ P, याद रखिए ये इसके पेरेंट्स हो गए। अब इसके गैमेट्स क्या बनेंगे, एक बनेगा कैपिटल टी, ओके, दूसरा स्मॉल टी, एक बनेगा कैपिटल टी, दूसरा बनेगा स्मॉल टी, ठीक। अब यहाँ याद रखना है
कि जब किसी भी क्रॉस में एक से ज़्यादा, अब यहाँ एक ही गैमेट्स था तो अपने क्या किए थे, डायरेक्ट इससे जो भी F1 F2 जनरेशन है वो डायरेक्ट अपने लिखे थे। लेकिन अगर दो या दो से ज़्यादा अगर गैमेट्स मिलते हैं तो फिर क्या करना चाहिए, एक ऐसा चेकर बोर्ड बनाना चाहिए, एक टेबल बनाना चाहिए, एक जदवल बनाना चाहिए, और उसे पुनेट चेकर बोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, पुनेट चेकर बोर्ड। यहाँ बना रहा हूँ, देखिए इस पुनेट चेकर बोर्ड में जितने भी गैमेट्स है उससे एक रो और एक कॉलम ज़्यादा होना चाहिए। जैसे यहाँ 2 गैमेट्स हैं तो 3 रो और 3 कॉलम्स होना। यहाँ देखिए मैंने 3 रो और 3 गैमेट्स को बनाया हूँ, ठीक है। इसमें का पहला रो और पहला गैमेट्स, इसमें क्या करना है हमको, इसमें हमको इसके गैमेट्स जो हासिल हुए वो लिख देना है। पहले यहाँ देखिए, यहाँ एक तरफ मेल का एक तरफ फीमेल का सिंबल लगा लीजिए। इसके देखिए, इसके गैमेट्स कौन से हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ध्यान दीजिए इधर, इसको यहाँ लिखना है अपने को कैपिटल टी, यहाँ लिखना है स्मॉल टी। ओके, कोई प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ दूसरे के इसके लिखना है कैपिटल टी और यहाँ क्या लिखेंगे, स्मॉल टी। ओके, अब ये लिखने के बाद फिर अब इससे हासिल होने वाले पौधे कैसे लिखना है, ये 2 में, एक रो और कॉलम में जो गैमेट्स है इसको मिलाकर, जैसे इसको देखिए ये और ये, तो यहाँ मिलेगा हमको कैपिटल टी और कैपिटल टी। दूसरे में देखिए क्या मिलेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तीसरे में देखिए क्या मिलेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। याद रखिए स्मॉल लेटर कभी भी पहले नहीं लिखना है, स्मॉल लेटर को क्या करना है, नहीं लिखना है पहले, बाद में लिखना है, क्योंकि वो रेसेसिव की अलामत है, वो मगलूब की, रेसेसिव की। और कैपिटल टी जो है ये डोमिनेंट की अलामत है, इसलिए डोमिनेंट को पहले लिखा जाता है, याद रखना है, ये थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। चौथा जो बनेगा यहाँ हमको क्या मिलेगा, स्मॉल टी, स्मॉल टी। चलिए ये मिल गए पौधे। अब ये पौधे मिले तो ये पौधे है कैसे, कौन से, किस तरह के हैं। चलिए ये जो पहला पौधा है, अब आप समझ गए होंगे, ये पहला पौधा जो है वो टॉल होगा, करेक्ट, कैपिटल टी मीन्स टॉल, ठीक। दूसरा क्या होगा, ये भी टॉल होगा लेकिन ये हाइब्रिड टॉल होगा। तीसरा क्या होगा, टॉल होगा। चौथा क्या होगा, डॉर्फ होगा। ओके, 100% करेक्ट। यानी यहाँ 3 पौधे हमको टॉल मिल रहे और एक पौधा क्या मिल रहा है, डॉर्फ मिल रहा है, समझ ले। अब यहाँ देखिए, अब हम शुरू से आते हैं, हमको इसमें पहले इसका स्टेटमेंट पढ़ना है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड मोनोहाइब्रिड रेशो। तो स्टेटमेंट में क्या लिखना है कि 2 पौधों के दरमियान क्रॉस किया जा रहा है जो किसी एक खुसूसियात की मुतबादिल शक्ल है, 1 कैरेक्टर, पौधे की लंबाई, इसको लेकर एक दूसरे की मुतबादिल शक्ल है, तब इसे या इस क्रॉस को हम कह रहे हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यहाँ तक हो गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस, समझ गए। इनसे हासिल होने वाले, अब ये जो जनरेशन है बेटा, ये जनरेशन को हम क्या कहेंगे, F2 जनरेशन। क्या कहेंगे इसको, F2 जनरेशन। ये हो गया F2 जनरेशन। अब ये F2 जनरेशन में कितने हासिल हुए पौधे, 4, ठीक है, ये 4 पौधे हासिल हुए। इस 4 में 3 टॉल है, ओके, और 1 क्या है, डॉर्फ है। तो इसका जो रेशियो हुआ, इसका जो तनासुब हो गया वो क्या होगा, 3:1, यानी 3:1, ये रेशियो हुआ। तो ये 3:1 रेशियो जो है, तो ये किसका है हमारे पास, F2 जनरेशन का। तो अब ये हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट जाकर होता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम उससे कहेंगे कि इस तरह का क्रॉस जो 2 पौधों के दरमियान किया जा रहा हो, जो एक खुसूसियात की मुतबादिल शक्ल है, जो क्या है, एक खुसूसियात की मुतबादिल शक्ल है, इससे हासिल होने वाले, किससे हासिल हो रहा है, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हासिल होने वाले कौन से जनरेशन का, F2 जनरेशन के पौधों का तनासुब या F2 जनरेशन के जानदारों का तनासुब क्या कहलाएगा, मोनोहाइब्रिड रेशियो कहलाएगा। तो अब स्टेटमेंट समझ में आ गया कि इस तरह का क्रॉस जिसमें क्या हो, 2 पौधे, 2 ऑर्गेनिजम्स हो जो किसी एक खुसूसियात की अल्टरनेटिव या मुतबादिल शक्ल हो या कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर उसमें पाया जाता हो, उसे कह रहे हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और इससे हासिल होने वाले F2 जनरेशन के पौधों का तनासुब, इसे कह रहे हैं मोनोहाइब्रिड रेशियो। तो अब हमारे पास ये 4 चीज़ों को हमको यहाँ वो करना था, एक्सप्लेन करना था इसमें लेकर। पहला इसका स्टेटमेंट जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, कि 2 पौधों के दरमियान किया जाने वाला क्रॉस या इख्तिलात जो किसी एक खुसूसियात की मुतबादिल शक्ल है, तो उसे हम कह रहे हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और उससे हासिल होने वाले F2 नस्ल के पौधों का तनासुब मोनोहाइब्रिड रेशियो कहलाता है। तो ये हो गया इसका स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ है बेटा, समझ में आ गया। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसका सेकंड मैंने कहा था आपको एग्जाम्पल, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए कि एक पौधा टॉल है, एक पौधा डॉर्फ है, इसमें हम क्रॉस कर रहे हैं, ये F1 जनरेशन हासिल हुआ। यहाँ से फिर इसको नीचे कंटिन्यू कर लीजिए, मेरे पास स्पेस कम होने से मैंने इस तरफ लिखा है, इसको यहाँ लिखना है, इसके बाद में ये लिखना है, यहाँ तक पूरा।
ताकि ये जो है ये पूरी इसकी एग्जाम्पल हो जाएगी, इसकी मिसाल हो जाएगी। फिर तीसरी चीज़ आ जाएंगी इसका एक्सप्लेनेशन। बहुत आसान है बेटा, एक्सप्लेनेशन आपको नीट वगैरह में नहीं रहेगा इसकी वजाहत, लेकिन 12th एग्जामिनेशन में इसको पूछा जाएगा। तो कैसे लिखना है, ये हर एक जो यहाँ क्रॉस है यहाँ से लेकर F2 नस्ल तक हर एक के इस पे एक एक लाइन एक एक पॉइंट आप लिख सकते हो। जैसे यहाँ आ जाइए, क्या होगा पहला पॉइंट 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ हम ये लेंगे कि दो पौधों के दरमियान हम क्रॉस कर रहे हैं, जिनमें से एक पौधा क्या है, टॉल है, दूसरा पौधा क्या है, डॉर्फ है। ठीक है, इन दो पौधों को हम वालिदैन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके गैमेट्स भी लिखेंगे, एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी। फिर क्या करेंगे, इन पौधों से दो गैमेट्स हासिल हो रहे हैं, एक कैपिटल टी, दूसरा स्मॉल टी। फिर तीसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे, इन गैमेट्स से मिलकर F1 जनरेशन के पौधे मिल रहे हैं, F1 नस्ल के पौधे मिल रहे हैं। F1 नस्ल के पौधे कैसे हो गए बेटा, सभी टॉल हो गए। वहाँ लिखेंगे अपन के F1 नस्ल के सभी पौधे कैसे हो गए, टॉल। उसके आगे ब्रैकेट में ये लिखेंगे उसके गैमेट्स कैपिटल टी, स्मॉल टी, और ये भी लिखेंगे कि ये सभी पौधे टॉल हो गए, लेकिन ये कैसे हो गए, हाइब्रिड हो गए। फिर हम ये लिखेंगे कि ये जो F1 नस्ल के पौधे, यहाँ आ जाइए फिर, कि F1 नस्ल के पौधों का क्या कर रहे हैं, हम आपस में क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ दिख रहा है हमको, इनको वालिदैन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, एज ए पेरेंट यहाँ पी लिखा हूँ मैंने। फिर इन पौधों से दो तरह के गैमेट्स हासिल हुए, और ये दो तरह के गैमेट्स जो है ये यहाँ लिख दिया मैंने गैमेट्स इसके। ये होगा एक कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरे का भी कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसके बाद जो नस्ल हासिल होगी इसे हमने क्या कहा, F2 जनरेशन कहा। फिर हम ये कहेंगे कि इससे हासिल होने वाली जो नस्ल है, जनरेशन है, उसे अपने F2 जनरेशन कहेंगे। फिर कहेंगे F2 जनरेशन में जो पौधे हासिल होते हैं, ये पौधे 4 होते हैं, 1 2 3 4। ओके, इन 4 में से 3 जो है तो कैसे है, टॉल है, और एक कैसा है, डॉर्फ है, जिसका रेशो क्या होगा, 3:1। ये हो गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस मोनोहाइब्रिड रेशो का स्टेटमेंट हो गया, एग्जाम्पल हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया। और ये रेशो अब जब लिखोगे तो हम इसको कहेंगे इसका रेशो, यानी ये ऐसे 4 पॉइंट में हम इसको लिखना है। समझ में आ गया बेटा, चलिए। लेकिन जो रेशो है इसका, ये रेशो दो तरह से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, दो तरह से। एक रेशो होता है, यहाँ लिख रहा हूँ उसको, उसे कहते हैं फिनोटाइप या फिनोटिपिक रेशो। कल मैंने आपको फिनोटाइप जीनोटाइप समझाया था, अब यहाँ उसकी ज़रूरत पड़ रही है। दूसरा होता है जीनोटिपिक या जीनोटाइपिक रेशो। ये दोनों में क्या फ़र्क है समझ लीजिए। अब यहाँ एक एग्जाम्पल हमारे पास है, उससे बहुत आसानी से आप समझ पाओगे। देखिए बेटा, ये पौधा देखिए, ये टॉल है, इसे देखिए, ये भी टॉल है। अब अगर हम इसको बाहर से देखते हैं, ये भी टॉल है। अगर इसका एक्सटर्नल अपीयरेंस देखते हैं, यानी बाहर से जिसे कहते हैं ज़ाहिरी, हम इसको देख रहे हैं, तो ज़ाहिरी देखने पर ये पौधे सभी के सभी क्या दिखाई देंगे, हमको टॉल दिखाई देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम इनका जेनेटिक मेकअप देखते हैं, यानी इसके अंदर मौजूद गैमेट्स को देखते हैं, जेनेटिक मेकअप मतलब इसमें मौजूद जीन्स को देखा जाना, इसके अंदर मौजूद गैमेट्स को देखा जाना, तो जब हम इसके गैमेट्स को देखते हैं तो हमको ये बात पता चलेगी कि ये पौधा कैपिटल टी वाला है, और ये पौधा कैसा है, कैपिटल टी स्मॉल टी। दोनों में फ़र्क है। ये प्योर है, टॉल तो है, लेकिन कैसा है, ये प्योर टॉल है। यहाँ लिख रहा हूँ आपके समझने के लिए, इसमें आपने नहीं लिखे तो चलेगा। और ये जो है तो कैसा है, हाइब्रिड है। दोनों में फ़र्क है। तो इसीलिए जब हम इसका ज़ाहरी तौर पर, फिनोटाइपिक यानी ज़ाहरी तनासुब, ज़ाहरी तौर पर अब देखेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी तीनों भी टॉल है। तो इसलिए पौधे 3 टॉल 1 डॉर्फ, ये जो रेशो होगा ये फिनोटाइपिक रेशो होगा। कैसा रेशो होगा, फिनोटाइपिक रेशो। लेकिन जब हमको इसका जीनोटाइपिक रेशो निकालना होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें पहले ये देखिए, टॉल प्योर टॉल कितने हैं, एक सिंगल 1। तो हम यहाँ लिखेंगे कि प्योर टॉल, यहाँ लिख रहा हूँ शॉर्ट में, ये प्योर टॉल इक्वल टू 1। फिर हाइब्रिड टॉल लिखिए इक्वल टू, ये होगा ये प्योर टॉल, ये 2 हाइब्रिड टॉल हो गए, इक्वल टू 2। और फिर डॉर्फ, रेसेसिव कैरेक्टर हमेशा प्योर होता है, याद रखना। रेसेसिव कैरेक्टर क्या होता है, हमेशा प्योर होता है। फिर भी आपके समझने के लिख ले अपन, प्योर डॉर्फ ये क्या होगा, 1 होगा। अब इसका रेशो अगर हमको लिखना है तो वो रेशो अपने पास बनेगा, क्या बनेगा, 1:2:1। इट इज़ कॉल्ड एज जीनोटिपिक या जीनोटाइपिक रेशो। तो समझ में आ गया बेटा, जब रेशो की बारी आएगी तो फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशो आपको लिखना है। लेकिन एग्जामिनेशन में सिर्फ रेशो पूछा जाता है, जीनोटाइपिक बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता, 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता। तो याद रखना है
कि जीनोटाइपिक रेशो और फिनोटाइपिक रेशो क्या है, कैसे फ़र्क होता है इसमें, और इसको कैसे निकाला जाता है। ये मोनोहाइब्रिड से अगर आप समझ गए तो जब हम डायब्रिड पढ़ेंगे तो तब उसमें ये बहुत आसान चला जाएगा। तो अगरचे आपके मोनोहाइब्रिड क्रॉस मोनोहाइब्रिड रेशो समझ में आ गया हो तो इसके बाद के ये जो 3-4 लॉज है इसे पढ़ना बहुत आसान होगा, क्योंकि ये सब कुछ क्या है, इसी के ऊपर डिपेंड है। इसी से हम बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो एक बार मुख्तसर शॉर्ट पे विद इन सेकंड जिसे कहते हैं उसको मैं आपको इसको समझा रहा हूँ। पहले स्टेटमेंट इसका क्या लिखेंगे, दो पौधों के दरमियान क्रॉस कर रहे हैं जो एक खुसूसियात की क्या है, मुतबादिल शक्ल, इसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कह रहे हैं। मोनोहाइब्रिड रेशियो किससे कहेंगे, इस क्रॉस से हासिल होने वाले F2 नस्ल के पौधे का तनासुब मतलब 3:1, इसे हम मोनोहाइब्रिड रेशियो कहेंगे। ये इसका स्टेटमेंट होगा। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है, यहाँ से शुरू करना, यहाँ पर ख़त्म करना इसको, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताया, ये हर एक लाइन का एक एक पॉइंट देकर एक्सप्लेनेशन आपका बन जाएगा। आप रेशो है बहुत सिंपल सी चीज़ें दोनों लिखी है, फिनोटाइपिक रेशो 3:1, जीनोटाइपिक रेशो 1:2:1। ओके, इस तरह से आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस मोनोहाइब्रिड रेशो को लिखना है चाहे इस पर 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन आए, और कभी इसका रेशो वगैरह पूछा जाता है खाली जगह के अंदर, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इनकम्प्लीट डोमिनेंट और को डोमिनेंट को समझेंगे। तो पहले हम लॉ ऑफ डोमिनेंस को समझते हैं। चलिए, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस मोनोहाइब्रिड रेशो अगर समझ में आ गया होगा तो मोनोहाइब्रिड के बाद लॉ ऑफ डोमिनेंस को हम समझते हैं। उससे पहले कुछ बातें याद रखिए। मेंडल ने जो कानून पेश किए उसमें 3 कानून पेश किए उसने, कितने? 3। मेंडल के 3 लॉज है, एक लॉ ऑफ डोमिनेंस है, एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, और तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या है तीसरा? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो डायहाइब्रिड पर डिपेंड करता। मोनोहाइब्रिड पे कितने हैं? 2, एक लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ डोमिनेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इसके ऊपर डिपेंड है, इसलिए ये अगर समझ में आ गया तो हम बहुत आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। चलिए, इसमें हमको देखिए इसका स्टेटमेंट, एग्जाम्पल, एक्सप्लेनेशन, इसमें रेशियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें रेशियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अब यह है लिखा तो हम इसको ऐसा रहने देते हैं। इसको अब हमको कैसे समझना है, चलिए। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ लिखना है। चलो लिख रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिए सब लोग, बहुत आसानी से समझना है आपको। इसको हम गालिब आने का कानून कहते हैं। अब बहुत सीधी चीज़ है, गालिब का मतलब क्या होगा? गालिब का मतलब ये होगा कि कोई एक दो कोई है, दो कोई चीज़ें हैं, उसमें से एक चीज़ कोई दिखाई दे रही हो और एक चीज़ दिखाई नहीं दे रही हो तो उसे हम गालिब कहेंगे। मतलब जो चीज़ दूसरे के ऊपर, यानी जिसने, किसी चीज़ ने, किसी कैरेक्टर ने, किसी खुसूसियात ने दूसरे खुसूसियात को क्या कर दिया, कवर कर लिया, उसको दिखाई नहीं दिखने नहीं दे रहा है, या उसको एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा, उसको ज़ाहिर नहीं होने दे रहा, तो इसीलिए उसको गालिब कहा जाता है। तो पहले इसका स्टेटमेंट हम क्या करेंगे, कैसे हम इसको लिखेंगे? तो हमको ये बात याद रखना है कि जब 2 पौधों के दरमियान हम क्रॉस कर रहे हैं जो किसी एक खुसूसियात की मुतबादिल शक्ल है, तब इनसे हासिल होने वाले F1 नस्ल में, देखो ये F1 नस्ल में सिर्फ एक ही खुसूसियात अपने आप को ज़ाहिर करती है। क्या हो रहा? सिंगल कैरेक्टर ज़ाहिर हो रहा है। यहाँ 2 कैरेक्टर, यानी मुतबादिल 2, यानी खुसूसियात तो एक है लेकिन मुतबादिल 2 शक्ल है। तो यहाँ हमको बोलने के लिए बहुत आसान ये है कि यहाँ 2 अलेल है, एक कैपिटल T और यहाँ स्मॉल t। अगर ये 2 अलेल अगर एक साथ आते हैं तो इस 2 अलेल में से कोई एक अलेल ही अपने आप को एक्सप्रेस करता हो। यानी जब हम कोई क्रॉस कर रहे हैं और वो क्रॉस करने के बाद अगर वो क्रॉस 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर हो, 2 मुतबादिल शक्लों को लेकर हो, तब उनसे हासिल होने वाले F1 नस्ल में, अगर यह F1 नस्ल के पौधे में 2 अलेल हो, डिफरेंट हो, अलग अलग हो, तो उनमें से एक ही अलेल अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा हो। देखिए यहाँ कैपिटल T ये किसकी अलामत है? टॉल की। स्मॉल t किसकी अलामत है? डॉर्फ की। लेकिन F1 नस्ल में हमको इतना ही देखना है, अभी इसे नहीं देखना है। F1 नस्ल में जो है, तो ये F1 नस्ल में क्या हो रहा है, देखिए इसको मैं कट भी कर देता हूँ, आप ज़्यादा कन्फ्यूज ना हो फिर इसमें से। चलिए, यहाँ F1 नस्ल में क्या हो रहा है, देखिए इधर ध्यान दीजिए। F1 नस्ल में ये हो रहा है कि कैपिटल T एंड स्मॉल t दोनों एक साथ तो है, लेकिन सिर्फ अपने आप को जाहिर कौन कर रहा है? ओनली टॉल, यानी कैपिटल T। तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी इसे कहते हैं गालिब आने का कानून। मतलब क्या हुआ, ये जो कैपिटल T है, ये कैपिटल T स्मॉल t के ऊपर क्या हो गया?
गालिब हो गया, डोमिनेंस हो गया। तो इसीलिए इसे कहा जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। मतलब क्या हुआ कि जब दो पौधों में हम क्रॉस कर रहे हैं जो किसी एक खसूसियात की मुतबादिल शक्ल है, तब इनसे हासिल होने वाले F1 नस्ल में दोनों अलेल तो पाए जाते हैं, लेकिन ऐसा भी कह सकते हैं कि F1 नस्ल में सिर्फ एक ही अलेल, ये है ना, एक ही अलेल अपने आप को क्या करता है, जाहिर करता है। एक अलेल, सिंगल अलेल क्या कर रहा है, अपने आप को जाहिर कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, उससे हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब दूसरी चीज़, ये स्टेटमेंट तो होगा, इसका एग्जाम्पल कैसा लिखेंगे, तो सिंपल यहाँ से शुरू करेंगे यहाँ तक दी एंड। यानी मोनोहाइब्रिड रेशियो अगर आता है तो बहुत आसानी से आप लिख पाएंगे कि पौधा टॉल लिए, डॉर्फ लिए, कैपिटल टी स्मॉल टी लिए, इसके गैमेट्स कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया। F1 में सिंपल सी बात है, कैपिटल टी स्मॉल टी हाइब्रिड मिल रहा है, और ये जब हाइब्रिड मिल रहा है तो बहुत सीधी चीज़ है कि एक ही अलेल कैपिटल टी ने अपने आप को जाहिर किया है, और इससे हम ये बात जाहिर करते हैं, ये बात वाज़ेह होती है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक गालिब है, एक मगलूब है, ठीक, एक रेसिसिव है, एक डोमिनेंट है। अब इसका एक्सप्लेनेशन कैसा लिखेंगे, बहुत सिंपल है, देखिए ध्यान दो बेटा, इधर एक्सप्लेनेशन कैसा लिखेंगे, 12th क्लास में पूछा जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो स्टेटमेंट तो लिख दिया, एग्जाम्पल लिख दिया, एक्सप्लेनेशन हर एक पॉइंट का एक एक पॉइंट लिख दीजिए, 4 पॉइंट आसानी से हो जाएंगे कि दो पौधे हम ले रहे हैं एज ए पेरेंट, वालिदैन के तौर पर, एक टॉल है, एक डॉर्फ है, फिर इनसे गैमेट्स हासिल हो रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इनसे F1 हासिल हो रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी ऑल टॉल, ये हाइब्रिड होगा। फिर आखिर में सिर्फ आपको ये लिखना पड़ेगा, आखिर में आपको ये बात वाजे करना पड़ेगी कि F1 नस्ल में कैपिटल टी और स्मॉल टी ये दोनों अलेल एक साथ है, लेकिन सिर्फ कौन अपने आप को जाहिर कर रहा है, कैपिटल टी जाहिर कर रहा है। इससे क्या वाजे होता, इससे क्या जाहिर होता, क्या जाहिर होता कि एक खसूसियात क्या है, गालिब है, और इसीलिए इसको क्या कहा हमने, लॉ ऑफ डोमिनेंस, गालिब आने का कानून। समझ गए आप लोग, बहुत आसान है लॉ ऑफ डोमिनेंस को याद रखना, यानी आपको इतना ही एग्जाम्पल लिखना है, और लॉ ऑफ डोमिनेंस में स्टेटमेंट, एग्जाम्पल, रेशियो की इसमें ज़रूरत नहीं है, रेशियो की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। चलिए, तो ये 3 चीज़ों में इसको ख़त्म कर देना, बहुत आसानी से शॉर्ट में हो जाएगा। फिर चलिए नेक्स्ट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मैंने आपको कहा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस आ गया तो ये बहुत आसान, चुटकियों में आप इसको पढ़ सकते हो। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होगा, चलिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस की जगह यहाँ लिख रहा हूँ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये भी बहुत आसान। पहले इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए, तो बाकी चीज़ें लिखना बहुत आसान होता है। पहले सेग्रीगेट के माने अलग करना होता है, डिफरेंशिएट, डिफरेंट मतलब अलग अलग करना, यहाँ इसीलिए लिखिए अपने इसको अलायदगी का कानून, अलग करने का कानून। अब क्या अलग होता है, कैसे होता है, चलिए, तो पहले आप यहाँ देख लो, दो पौधे हैं, एक खसूसियात की मुतबादिल शक्ल है, इसमें क्रॉस कर रहे हैं, इनसे F1 नस्ल हासिल हो रही है, ठीक। इस F1 नस्ल के पौधे जो है, इस F1 नस्ल के पौधे में दोनों भी गैमेट्स, क्योंकि हम इसको अब गैमेट्स कह रहे हैं, हाँ समझ लीजिए, अभी जीन्स पे हम पहुँचे नहीं हैं, ये मेंडल के दौर का सब कुछ है। तो यहाँ पर ये दोनों गैमेट्स एक साथ है, दोनों गैमेट्स कैसे एक साथ है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। यहाँ से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन शुरू होता है, ध्यान दीजिए, दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, और वक्त आने पर, मतलब गैमेट्स बनते वक्त, ऐसे लिख सकते हैं आप, वक्त आने पे लिख सकते हैं, या गैमेट्स बनते वक्त एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। पहले एग्जांपल समझा दूँ तो ये समझना बहुत आसान हो जाएगा, स्टेटमेंट याद रखना आसान हो जाएगा। पहले देख लिए क्या कर रहे हैं हम, एग्जाम्पल में देखिए, एक पौधा टॉल लिए, दूसरा डॉर्फ लिए, इसका कैपिटल टी गैमेट्स, इसका स्मॉल टी, F1 आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी, हाइब्रिड। चलिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं, आगे बढ़ते हैं, यहाँ आ जाइए। फिर क्या कर रहे हैं हम, इस कैपिटल टी स्मॉल टी वाला जो पौधा है, जिससे अपने F1 कहे, इसको पेरेंट्स के तौर पर यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जब इसको पेरेंट्स के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके जो गैमेट्स बनेंगे, तो यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी था, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी था, इस गैमेट्स बनते वक्त क्या हो गया, 50% कैपिटल टी एंड 50% स्मॉल टी मिले, बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों भी गैमेट्स, इसको हम दोनों अलेल कह सकते हैं, बहुत अच्छे से समझने के लिए, ये दोनों अलेल से एक साथ थे ये, लेकिन गैमेट्स बनते वक्त दोनों अलेल क्या हो गए, एक दूसरे से अलग हो गए, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो समझे, एक बार आप मैं स्टेटमेंट बता रहा हूँ कि दो प्लांट्स या दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान क्रॉस कर रहे हैं, जो एक खसूसियात की क्या है, मुतबादिल शक्ल, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर एक खसूसियात को लेकर है उनमें, तब F1 जनरेशन में बोथ अलेल्स आर टुगेदर, यानी दोनों अलेल्स एक साथ है, लेकिन दे आर नॉट मिक्स, ये क्या नहीं होते, मिक्स नहीं होते, और वक्त आने पर, यानी गैमेट्स बनते वक्त, एट द टाइम ऑफ गैमेट्स फॉर्मेशन, दे आर सेग्रीगेट टू ईच अदर, दे आर सेपरेटेड टू ईच अदर, इसलिए इसे कहा जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसीलिए तो क्या हुआ, 50% क्या मिला, कैपिटल टी, इसीलिए क्या हुआ कि 50%
स्मॉल टी मिला। इसके आगे आप बढ़ेंगे तो आपने देखे थे क्या हुआ था, 3 पौधे टॉल मिले थे, 1 पौधा डॉर्फ मिला था। ये डॉर्फ पौधा मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो स्मॉल टी अपने आप को क्या हुआ, अलग अलग करने की कोशिश, अलग यहाँ पे अलग हो सकता है, इसका मतलब ये इसमें मिक्स नहीं हुआ, सिर्फ इस एलेल के प्रेजेंट में इसने अपने आप को बताया नहीं है। ये क्या है, सप्रेस बोल सकते हैं उसको, रेसेसिव बोल सकते, मगलूब बोल सकते, ठीक है। तो इसीलिए इसको मगलूब कहा जाता, रेसेसिव कहा जाता। तो ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो समझ गए, बहुत आसान। इसको 3 हिस्सों में लिखना, स्टेटमेंट, एग्जाम्पल। मैंने आपका एक्सप्लेनेशन तो बहुत आसान हो गया। अब यहाँ तक लिखिए, ये 2 पॉइंट आगे बढ़ा दीजिए, ठीक। चलिए, तो ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो इसलिए मैंने अभी पहले आपको बहुत बार कहा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस मोनोहाइब्रिड रेशियो आप अगर पढ़ते हो तो आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये पढ़ना बहुत आसान होता है। बेटा ये इसको याद रखने के लिए एक एग्जाम्पल, ये बाहर की एग्जाम्पल है, लेकिन आपको इससे याद रहेगा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होगा। जैसे एक कोई बर्तन हो, उसमें आप पानी ले लीजिए, कांच का बर्तन है, उसमें आपने क्या किया, पानी लिया, आपको पानी उसमें दिखाई दे रहा है। अब क्या कीजिए, एक तरफ आप एक स्पंज का टुकड़ा लीजिए, फॉर एग्जांपल ये स्पंज का टुकड़ा है, एक पास ये बर्तन है, इसके अंदर आपके पास पानी है। अब आपको ये पानी दिखाई दे रहा है, आपको ये स्पंज भी दिखाई दे रहा है। अब क्या करो, इसके ऊपर ये स्पंज को रख दो, क्या हो जाएगा बेटा, ये होगा कि पानी जो है ये स्पंज के ज़रिए एब्जॉर्ब किया जाएगा। और अब अगर आप देखोगे दूर से तो आपको इसमें पानी नहीं दिखाई देगा, ओनली क्या दिखाई देगा, स्पंज। इट इज़ ए लॉ ऑफ डोमिनेंस। मतलब क्या हो रहा कि इसमें दोनों एलेल्स है, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्पंज भी और पानी भी है, लेकिन दिखाई क्या दे रहा, ओनली स्पंज, यानी सिर्फ कैपिटल टी दिखाई दे रहा। अब क्या करो, बाद में इसको प्रेस कर दो। प्रेस करने से क्या होगा, कैपिटल टी अलग, स्मॉल टी अलग, स्पंज अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। तो इसीलिए ये लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये समझना इससे आसान हो जाएगा। ये एग्जाम्पल याद रखिए, बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है, लेकिन एग्ज़ाम में नहीं लिखना। एग्ज़ाम में ये लिखोगे तो आपको स्पंज के जैसे मार्क देगा वो, ओके। तो चलिए, हमको तो रियल के मार्क्स चाहिए, इसलिए आपको ये एग्जाम्पल लिखना होगा बेटा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को पढ़ा, लॉ ऑफ डोमिनेंस को पढ़ा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को पढ़ा, ठीक। इससे पहले मैंने आपको एक बात बताया था, याद होगा आपको, कि मेंडल की कामयाबी में एक चीज़ बहुत बड़ा दखल अंदाज है उसका, जो है पी प्लांट, यानी उसने मटर के पौधों का इस्तेमाल किया, जिसमें कैपिटल टी स्मॉल टी ये खुसूसियात पाई गई। अगर वो उसके बदले कोई और पौधा लेता या उसके बदले अगर कोई और जानदार को लेता तो कभी भी ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को प्रूव नहीं कर पाता, लॉ ऑफ डोमिनेंस को प्रूव नहीं कर पाता, इसको वो वाज़े नहीं कर सकता था। इसीलिए जो है तो वहाँ ये कहा गया कि मेंडल लकी है कि जिसने क्या किया, मटर के पौधे को चूज़ किया, उसका इंतखाब किया, क्योंकि उसमें जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है उसमें से एक कैरेक्टर कंप्लीटली डोमिनेंट दूसरे के ऊपर है, एक कैरेक्टर क्या दूसरे के ऊपर मुकम्मल गालिब है। चलिए एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, उसके बाद आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए इसको मिटा देता हूँ और तीसरी चीज़ की तरफ जाते हैं अपन। यह लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंट की तरफ आते हैं। चलिए ये समझ में आ गया बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको लिख लीजिए अपनी ज़ुबान में, अपने पास एक नोट्स तैयार कर लीजिए, इसकी याद हो जाएगा एक ही वक्त में। ओके चलिए अब आते हैं, बहुत आसान है ये टॉपिक, याद रखना भी बहुत आसान है, इसको बहुत बार पूछा जाता है। वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नाम से समझ में आ जाएगा आपको, कंप्लीट डोमिनेंट नहीं है ये, इनकम्प्लीट है, गैर मुकम्मल उर्दू में कहते हैं हम इसको, गैर मुकम्मल गालिब। अब गैर मुकम्मल गलबियत किससे कहते हैं, एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने अभी कहा आपको कि जब एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम तो उसको समझना आसान हो जाएगा। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक पौधा है स्नैप ड्रैगन, ओके। इस पौधे में 2 तरह के फ्लावर है, एक फ्लावर है रेड, दूसरा फ्लावर है वाइट, ओके। इसको हमने पेरेंट्स के तौर पर यूज़ अप किए, एक रेड फ्लावर वाला पौधा और दूसरा वाइट वाला, बहुत सिंपल है। अब ये जो है ये हमारे लिए हो गए पेरेंट्स, ठीक। चलिए ये है पेरेंट्स। अब क्या करेंगे हम, इसके पहले यहाँ गैमेट्स ले लीजिए। अब ये रेड अगर है तो हम इसको कैपिटल R से ले लेंगे, ठीक है।
इसकी मुतबादिल शक्ल क्या हो जाएगी? स्मॉल आर वाइट के लिए। ठीक, समझ में आ गया ना? क्योंकि देखिए जो कैरेक्टर हम यहाँ ले रहे हैं उसकी मुतबादिल शक्ल, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, अल्टरनेटिव कहा जाएगा, तो कैपिटल आर का अल्टरनेटिव रहेगा स्मॉल आर। तो स्मॉल आर में ले रहे हैं। अब हमारे हिसाब से जो हमने पहले अभी तक 3 कानून को पढ़े, ये सब पढ़े, इसके जो गैमेट्स बनेंगे ये क्या बनेगा? कैपिटल आर। समझ रहे हो? इसका क्या बनेगा बेटा? स्मॉल आर। चलिए ये सही है। अब इससे जो हासिल होगा वो होगा F1 जनरेशन। ठीक, समझ रहे हो? ये F1 जनरेशन में यहाँ आएगा कैपिटल आर और आएगा स्मॉल आर। अब जब कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा तो मेंडल के जो कानून है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसके मुताबिक ये पौधा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? रेड होना चाहिए। ठीक है, ये पौधा क्या होना चाहिए? रेड, क्योंकि रेड वाइट के ऊपर डोमिनेंट है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ क्या होता है? ये पौधा होता है पिंक। क्या होता है बेटा? अब बताइए आप। होना चाहिए था रेड, लेकिन हो रहा क्या? पिंक, यानी पिंक फ्लावर का पौधा हासिल हो रहा है। अब जब ये पिंक हासिल हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कहीं भी रेड भी डोमिनेंट नहीं है ना वाइट भी डोमिनेंट नहीं है, बोथ आर इनकम्प्लीट डोमिनेंट। क्या है ये? दोनों इनकम्प्लीट डोमिनेंट। तो यहाँ हम क्या कहेंगे? देखिए यहाँ हम ये कहेंगे, अब इसका स्टेटमेंट क्या होगा? देखो, जैसा मैंने कहा कि इसको तीनों स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल में लिखना है, तो एग्जाम्पल तो ये लिख देंगे आप। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका स्टेटमेंट क्या बन जाएगा आप? इसका स्टेटमेंट ये बनेगा कि 2 पौधों के दरमियान क्रॉस कर रहे हैं, जो क्या है? एक खुसूसियात की मुतबादिल शक्ल है। तब इनसे हासिल होने वाले F1 नस्ल में दोनों अलेल एक साथ होते हैं। दोनों अलेल क्या होते हैं? और दोनों भी अपने आप को जाहिर करने की कोशिश करते हैं। दोनों बोथ आर ट्राई टू एक्सप्रेस। लेकिन अब दोनों अगर ट्राई करेंगे तो क्या होगा? नहीं, दोनों अगर ट्राई करेंगे तो उसकी बीच की हालत, हाँ, इंटरमीडिएट कंडीशन जिसे कहते हैं, तो उससे क्या होगा? इसकी इंटरमीडिएट, क्योंकि अगर रेड को व्हाइट में मिलाओगे तो क्या मिलेगा बेटा? सिंपल चीज़ है, पिंक मिलेगा। तो इसीलिए ये होता है कि रेड जो है, तो रेड और वाइट, यहाँ होना चाहिए था रेड, लेकिन मिल रहा है क्या अपने को? पिंक मिल रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर इसकी इंटरमीडिएट क्या किया इसने? रेड ने भी कोशिश किया कि मैं एक्सप्रेस करूँ, वाइट ने भी कोशिश किया क्या करूँ? मैं एक्सप्रेस करूँ। और दोनों की कोशिश में उसकी दरमियानी आधा हिस्सा ये चला, आधा हिस्सा वो चला, दोनों मिलकर मंजिल पूरी होगी। तो यहाँ इसीलिए इसको कहा जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंट। तो याद रखिए ये स्टेटमेंट, पहले इसका स्टेटमेंट ये लिखिएगा आप कि 2 पौधों के दरमियान क्रॉस करें जो क्या है? एक दूसरे की मुतबादिल शक्ल है। तब इनसे हासिल होने वाले F1 नस्ल में दोनों अलेल, ये 2 अलेल है, कैपिटल आर स्मॉल आर, दोनों अलेल क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं, दोनों अलेल अपने आप को जाहिर करते हैं। इसीलिए इसे कहा जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। चलिए याद हो गया। चलिए इसका एग्जाम्पल, स्नैपड्रैगन के पौधे का नाम, 4 o'clock एक पौधा है, उसका नाम याद रखिए। ये 2 पौधे के नाम याद हो जाएंगे। यहाँ पर ये पूरा के पूरा ये इस तरह का ये चार्ट बना लीजिए, बहुत आसानी से लिख पाएंगे। एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताया कि जब आपको एग्जाम्पल आता है तो एक्सप्लेनेशन लिखना मुश्किल नहीं है, कुछ भी नहीं है कि पेरेंट्स के तौर पर 2 पौधे लिए आपने, पहले ही लिख लीजिए कि स्नैपड्रैगन का पौधा एग्जाम्पल के तौर पर, फिर लिखिए पेरेंट के तौर पर एक रेड फ्लावर, एक वाइट फ्लावर, इसके गैमेट्स कैपिटल आर स्मॉल आर, इससे हासिल होने F1 नस्ल कैपिटल आर स्मॉल आर, होना चाहिए था रेड, लेकिन मिल रहा है क्या? पिंक। इसका मतलब ये है क्या है? ये इनकम्प्लीट डोमिनेंट है। तो ये है, आपको याद रखना है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंट है। अब तो इसलिए इस तरह से ये हो गया। यानी एक इसके बाद जो है एक लास्ट इसमें का बचा है जिसको हम को डोमिनेंस कह रहे हैं। अगर ये समझ में आ गया तो ये समझना बहुत आसान है बेटा। चलिए बहुत आसानी से आप इसको समझ पाएंगे। तो चलिए यहाँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस की जगह मैं लिख रहा हूँ को डोमिनेंस। ध्यान दो बेटा इधर, को डोमिनेंस किसे कहते हैं? चलिए को के माने होते हैं पता है? एक साथ। क्या होते? एक साथ। बहुत सारी जगह आता है कोऑपरेटिव, हाँ, को इंसिडेंट, ऐसे वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब एक साथ। अब यहाँ था इनकम्प्लीट, अब यहाँ आ गए को। अब क्या होगा देखिए। चलिए ये जो है मैंने अभी कहा था आपको कि मेंडल बहुत लकी है कि जिसने मटर के पौधे का इंतखाब किया, क्योंकि अगर वो दूसरा, जैसे मैंने अभी कहा कि अभी स्नैपड्रैगन करता तो लॉ ऑफ डोमिनेंस कभी भी प्रूव नहीं होता। समझ में आ गया? वैसा ये जो है ये मुख्तलिफ हैवानात में पाया जाता है। अपने अतराफ़ मौजूद जो 4 पैरों के जानदार हैं, इनमें ये एक खुसूसियात पाई जाती है। देखते हैं, पहले एग्जाम्पल देखेंगे, फिर आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए एक
जैसे तुम्हारे अतराफ़ में गाय भैंस बैल वगैरह दिखाई देते, तो जैसे गाय बैल वगैरह ये जो कैटल्स है, इनमें अगर आप देखोगे तो आपको एक बात पता चलेगा कि उसमें डिफरेंट उसके स्किन कलर है, उसका स्किन कलर क्या है, डिफरेंट है। ये कैटल्स में कैटल्स का स्किन कलर जो है ये डिफरेंट होता है। जैसे रेड होता है, वाइट होता है और बहुत सारे डिफरेंशिएट। चलिए हम रेड और वाइट दो लेंगे। अब क्या करते हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। पहले एग्जाम्पल समझने के बाद ये सारी चीज़ें बहुत आसानी समझ में आती है। एक हमने मेल जो भी है यहाँ पर, इस मेल को हमने लिए है रेड स्किन वाला, ठीक है। और जो फीमेल है ये है वाइट स्किन, ठीक। अब क्योंकि ये को डोमिनेंट्स है, यहाँ सिर्फ एक चीज़ को आप याद रखना होगा कि अगर को डोमिनेंट्स है तो ये दोनों एक साथ ज़ाहिर हो गए। वहाँ क्या था, दोनों ने एक साथ ज़ाहिर होने की कोशिश की, लेकिन ज़ाहिर हुए क्या, नहीं हुए। उसकी इंटरमीडिएट आई, दरमियानी आई, यहाँ दोनों भी ज़ाहिर हो गए, बोथ आर एक्सप्रेस, दोनों एक्सप्रेस हो गए। तो दोनों एक्सप्रेस हो रहे, इसका मतलब क्या है कि यहाँ रेसिसिव कैरेक्टर है नहीं। समझ रहे हो आप लोग, वहाँ क्या था, कोई ना कोई एक रेसिसिव कैरेक्टर है, यहाँ वैसा नहीं है। तो फिर हम इसके जो गैमेट्स लेंगे, जैसे इसको लेंगे आप कैपिटल आर, इसको लेंगे कैपिटल डब्ल्यू से, ठीक है। पहली बार ऐसा ले रहा है, याद रखिए। अब क्या हुआ, ये हमारे लिए पेरेंट्स हो गए, ठीक है। इसके गैमेट्स क्या बनेंगे बेटा, इसका बनेगा कैपिटल आर, इसका क्या बनेगा कैपिटल डब्ल्यू। इससे मिलेगा जनरेशन, इससे हम कहेंगे F1 जनरेशन, ठीक है। F1 जनरेशन में ये दोनों गैमेट्स मुंतकिल हो गए, ट्रांसफ़र हो गए, और यहाँ आएगा कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू, ठीक। अब मेंडल का जो कानून था उसका क्या कहना था कि एक अलेल अपने आप को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, लेकिन यहाँ दोनों एक्सप्रेस करते, दोनों एक साथ एक्सप्रेस करते। और ये जो है होना चाहिए था वैसे रेड, है ना, लेकिन ये रेड नहीं होगा, बल्कि दोनों एक साथ एक्सप्रेस हो गए, और उससे कहते हैं रोन। क्या कहते हैं उसको, रोन। आपने देखे होंगे जो कैटल्स होते हैं, तो इस कैटल्स में क्या होता है, जैसे ये यहाँ पर मैं एक कैटल बना रहा हूँ, देखिए ये तुम्हारे घर के बाजू रहती ना ये गाय, ऐसी नहीं होगी, ये हमारे इधर की है, ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, दूध देने वाली गाय। तो यहाँ जो है आप देखेंगे इसका जो बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड रेड होगा, और इसमें जो है बैकग्राउंड अगर रेड है तो इसमें ब्लैकिश ऐसे पैचेसेस दिखाई देंगे, होते ना ऐसे। या फिर बैकग्राउंड अगर है इसका वाइट है, तो बैकग्राउंड अगर वाइट है तो यहाँ इसमें क्या होगा, इसमें जो है तो इसमें पैचेसेस रेड दिखाई देंगे। दोनों तरह की चांस है, बैकग्राउंड रेड, वाइट पैचेसेस, वाइट बैकग्राउंड, ब्लैक पैचेसेस। कुछ में ये भी, हाँ रेड पैचेसेस, सॉरी, कुछ में आपने देखे होंगे कि कुछ में क्या होता है कि ऐसे स्ट्रिप्स के, कुछ जानदारों में वो भी स्ट्रिप्स की शक्ल में होता है। कुछ जानदारों में आपने ये भी देखे होंगे कि ये अल्टरनेट भी होते हैं, जैसे कुछ रेड है वाइट है, रेड है वाइट है, इस तरह से, समझ आ गए। तो ये जो है इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें रेड और वाइट, ये जो दोनों कलर है, या वाइट और रेड है, दोनों भी जो कलर है, दोनों भी क्या हुए, एक्सप्रेस हुए। दोनों एक्सप्रेस हुए, इसका मतलब क्या हुआ, को डोमिनेंस हुआ, बोथ आर डोमिनेंस, दोनों भी गालिब है। इसीलिए इसे कहा जाता है हम गलबियत, क्या कहते हैं, एक साथ को डोमिनेंट। समझ में आ गया बेटा। तो इस तरह से ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस मोनोहाइब्रिड रेशो, इस पर लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये दो मेंडल के कानून हैं। और इसके बाद ये जो दो चीज़ें हैं, ये दो चीज़ें इसके एक्सेप्शनल्स है, यानी इस कानून में वो बैठते नहीं है। कौन से कानून में, लॉ ऑफ डोमिनेंस में नहीं बैठते, क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कह रहा है कि एक अलेल अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंट हमने देखे कि क्या हो रहा, दोनों कोशिश कर रहे हैं और इंटरमीडिएट मिल रहा है। और को डोमिनेंट में हमने देखे कि दोनों कामयाब हो रहे हैं, दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, एक्सप्रेस हो रहे हैं, तो इसलिए उसको को डोमिनेंट कहा गया। तो इस तरह से ये आज के लेक्चर में हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस मोनोहाइब्रिड रेशो, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इनकम्प्लीट डोमिनेंट और को डोमिनेंट, इतने सारी चीज़ें पढ़ी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से इम्पॉर्टेंट, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट, सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट।
अगर आपके ये समझ में आ गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस मोनोहाइब्रिड रेशो, तो यूँ समझ के चलो इस चैप्टर का आधा पार्ट्स ख़त्म। इसके बाद जब मैं कल इंशाल्लाह आपको पढ़ाऊँगा डायहाइब्रिड क्रॉस डायहाइब्रिड रेशो, अगर वो आपके समझ में आ गया तो बचा हुआ आधा पार्ट्स ओवर हो जाएगा। यानी ये दो चीज़ों पर ही ये चैप्टर्स डिपेंड करता है कि चाहे इसमें क्वेश्चन कैसा भी आ जाए। तो इंशाल्लाह ताला कल के लेक्चर में डायहाइब्रिड क्रॉस डायहाइब्रिड रेशो और उस पर डिपेंड जो कानून है उसको हम देखेंगे। चलो मिलते हैं इंशाल्लाह कल के लेक्चर में। चलिए अल्लाह हाफिज़।